जय हिंद दोस्तों। अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम दोस्तों यहाँ पे पीवाईक्यू प्लस थ्योरी करा रहे हैं, ठीक है। ये मध्यकालीन इतिहास की पार्ट 3 वीडियो दोस्तों। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो की प्लेलिस्ट डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके सबसे पहले देखिए, तभी आपको ये पार्ट 3 वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। अगर आप और इससे पहले दोस्तों मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा दिया, उसकी भी मैंने दोस्तों 3 वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने जाके नहीं देखी तो हमारे चैनल में पढ़िए, आप जाके देख लो। अगर दोस्तों आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे पहले जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो कोई पसंद है तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ पीवाईक्यू या क्वेश्चन लगाने से दोस्तों एग्ज़ाम नहीं निकलता है। मैंने दोस्तों पहले काफ़ी गलतियाँ की थी, सिर्फ क्वेश्चन लगाता था यूट्यूब से दोस्तों। सिर्फ यूट्यूब में दोस्तों क्या रहता है, सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं दोस्तों हर जगह। क्योंकि मैं एग्ज़ाम से पहले 200-300 क्वेश्चन लगा के जाता था, उससे दोस्तों कुछ नहीं होता था। फिर मैं दोस्तों थ्योरी पढ़ी तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय वेस्ट किए। इसमें दोस्तों हमने प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। और फिर बाद में करेंगे हम लोग आधुनिक इतिहास। पार्ट 3 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना दिया है दोस्तों, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है और प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट बना दिया। अगर जाके आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिए पहले। तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो 71 क्वेश्चन है दोस्तों, 71वां। ये 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है शिफ्ट 2 में, ठीक है, 2021 में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन क्या है, 1697 में, 1699 में, या 71 में, या 75 में। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर बताइए आप। 5 सेकंड दे रहा हूँ दोस्तों, आप सोचिए पहले दोस्तों क्या रहेगा आंसर, तभी आपको याद रहेगा। क्योंकि अगर मैं बता दूँगा दोस्तों डायरेक्ट तो आप ये क्या एक या 2 दिन में दोस्तों भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको मतलब पढ़ना है, साथ में याद भी करना है, क्योंकि सिर्फ देखने से दोस्तों वहाँ जाके सर दोस्तों भूल जाओगे तो फिर क्या क्या मतलब है पढ़ने का, है ना। तो आप 1-2 सेकंड सोचिए इसमें कि क्या रहेगा। भले आप एक गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों 71 का बी आंसर है दो, ठीक है। तो ये बी 1699 में श्री गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसकी कुछ थ्योरी देखते हैं क्या बोल रहा है ये। श्री गुरु गोविंद जी ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। यह बैसाखी का दिन था, ठीक है। तो कौन सा दिन था, बैसाखी दिन। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृतपान करवाया, ठीक है। तो 5 प्यारों को अमृतपान कराया, खालसा पंथ की स्थापना की और फिर 5 प्यारों के हाथों में खुद भी अमृतपान किया, ठीक है। उन्होंने फिर 5 प्यारों के हाथों खुद भी अमृतपान किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 शिफ्ट 2 में, ठीक है। 72 का क्वेश्चन, मिट्ठल मंदिर स्मारक के इनमें से किस समूह में शामिल है, ठीक है। तो जो मिट्ठल मंदिर है तो इसमें से पूछा गया कि इसमें कौन शामिल है, ठीक है। तो पहला क्या है, हम्पी में स्थित स्मारक के समूह, महाबलीपुरम में स्थित स्मारक के समूह, या मठ दुक्कल, या खुजराहो, ठीक है। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर। आप 5 सेकेंड दोस्त सोचिए क्या रहेगा इसका आंसर। जो मिट्ठल मंदिर के स्मारक के किस समूह का में शामिल है? तो इसका आंसर दोस्तों ए, हम्पी में स्थित स्मारक के समूह मिट्ठल मंदिर स्मारक में शामिल है। इसकी देखते हैं कुछ थ्योरी दोस्तों। थ्योरी पढ़ना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर वीडियो में इसमें थ्योरी ये वीडियो लाया हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में मिट्ठल मंदिर शामिल है। मिट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में के शासक में हुआ। याद रखना है ये मिट्ठल मंदिर कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में। कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य के शासक में। एक देवराय द्वितीय के शासन में हुआ था। तो कौन से देवराय द्वितीय के शासन में हुआ था? मिट्ठल मंदिर भगवान मिट्ठल विष्णु भगवान को समर्पित। तो किसको, विष्णु भगवान को, भगवान मिट्ठल, ठीक है। आगे करते हैं इसका। मिट्ठल मंदिर भारतीय वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो कब बनाया गया है, वास्तुकला द्रविड़ शैली में, ठीक है। याद रखना दोस्तों आपको। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसका, 73। निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका क्या रहेगा। दोस्तों ये
प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 पूछा गया था कि मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम दर्शाता है। तो मतलब ये आप ये सही मान लो कि जो मुगल सम्राट है उनके मतलब पापा कौन थे, बेटे कौन थे, उनका बेटा कौन था, उनका बेटा कौन था, उनका बेटा कौन था, वो सही क्रम बताना है कि किनका बेटा कौन था। तो एक का है जहांगीर का शाहजहाँ या अकबर या औरंगजेब, अकबर औरंगजेब शाहजहाँ जहांगीर या अकबर शाहजहाँ जहांगीर औरंगजेब या अकबर शाहजहाँ जहांगीर शाहजहाँ या औरंगजेब। तो क्या रहेगा दोस्तों, आप बताइए इसका आंसर। 5 सेकेंड और देखता हूँ इसमें आपको। तो इसका आंसर है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। ठीक है, तो इसका डी आंसर है दोस्तों। फिर देखते हैं थ्योरी। भारत के मुगल शासकों के कालक्रम का सही क्रम बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या फिर औरंगजेब। ठीक है, तो अकबर है, शाहजहाँ है, ये दोस्तों यहाँ से पूछा गया था, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया कि ये रहा, ये यहाँ से पूछा गया, यहाँ से नहीं पूछा। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहाँ फिर औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। तो वो कौन था, कौन सा शासक था जिसे सुल्तान नहीं कहा जाता, मतलब कौन सा वंश था ये सुल्तान नहीं कहा जाता है। लोधी वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या तुगलक वंश। तो कौन सा दोस्तों था 74 का आंसर सोचिए दोस्तों आप, कि जो कौन सा वंश था जिसको सुल्तान नहीं कहा जाता है। तो इसको आंसर दोस्तों मुगल वंश को सुल्तान नहीं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ थ्योरी। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। ठीक है, सुल्तान की पदवी भारत के इतिहास में तुर्क शासकों द्वारा शुरू की। तो किसके द्वारा, तुर्क शासकों द्वारा। ठीक है, याद रखना है। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक बना। तो कौन था, महमूद गजनवी। याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का कौन शासक था जो पहला उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो आपको रखना है महमूद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में। ठीक है, 75 क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण किया था। ठीक है, तो यार इसमें ये पूछ रहा है कि ये कौन था जिसने सिंधु घाटी से लेकर बंगाल की घाटी तक रॉयल सड़क का निर्माण किया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। ठीक है, तो जब ब्रिटिश काल का नाम क्या कर दिया, जीटी रोड। तो कौन था, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह जफर या आलम शाह। तो 75 का आंसर दोस्तों क्या रहेगा, आप सोचिए इसका आंसर। ये वो कौन था इसका क्या ये क्या है अपना सिंधु घाटी से लेके बंगाल घाटी तक का सड़क का निर्माण कराया था। ठीक है, तो वो है शेरशाह सूरी। ठीक है, बी आंसर दोस्तों इसका। देखते हैं किस थ्योरी। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत करने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था वर्ष 16वीं शताब्दी में। ठीक है, कौन था, शेरशाह सूरी। याद रखना है शेरशाह सूरी था दोस्तों। ठीक है, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। ठीक है, आगे बदल क्या कर दिया, जीटी रोड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे इसका ये सेकंड पॉइंट क्या है। जीटी रोड को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, 25 किलोमीटर ये लंबाई है। अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसका नाम बदलकर जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। ठीक है, तो जो अंग्रेज के जो गवर्नर थे ऑकलैंड, इन्होंने इसका नाम बदलकर जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 76 ग्रुप डी में पूछा आरआरबी 2018 में। शेरशाह द्वारा शुरू की गई चांदी के सिक्कों को
किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से बता देता हूँ। जो शेरशाह के द्वारा जो चांदी के सिक्के शुरू किए गए उस सिक्कों को मुगलों ने भी जारी रखा। तो कौन सा था? टका, रुपया, ढांका या मोहर? तो क्या रहेगा दोस्तों आंसर इसका? 5 सेकंड दे रहा हूँ दोस्तों आप में। तो क्या रहेगा 76 का। तो इसका आंसर है रुपया। ठीक है, तो बी आंसर दोस्तों। आगे देखते हैं इसका। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपए के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा। ठीक है, भारत में चांदी का रुपया पहली बार 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया। तो चांदी का जो रुपया है वो पहली बार कब? 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया। इस एक सिक्के का वजन 178 ग्राम था। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? शेरशाह सूरी ने 1 रुपये को 40 तांबे के टुकड़ों या पैसों में भी विभाजित किया। ठीक है, तो जो शेरशाह सूरी था उसने 1 रुपये को 40 तांबे के टुकड़ों या पैसों को विभाजित किया। आगे चलकर मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को रुपए के रूप में भी जारी रखा। तो आगे चल के जो मुगल थे ना, उन्होंने चांदी के सिक्कों को जारी रखा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। ये 77 प्रश्न है दोस्तों। ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। ठीक है, 77 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्म निरपेक्ष दोनों रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सी इमारत है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह या दीवान खास या कुतुब शाही मकबरा? तो कौन सा जो इमारत है जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है क्या रहेगा इसका आंसर। 5 सेकेंड सोचिए आप इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों है डी, कुतुब शाही मकबरा। ये क्या फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। देखते हैं इसका कुछ ये थ्योरी। कुतुब शाही मकबरा धार्मिक और धर्म निरपेक्ष दोनों रूप में से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। ठीक है, तो ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फतेहपुर सीकरी में कौन सी नहीं है? तो कुतुब शाही मकबरा धार्मिक स्थल में नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं है। यह मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि ये कुतुब शाही मकबरा ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है हैदराबाद में। यहाँ पे इब्राहिम बाग में। ठीक है, थर्ड देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। तो कौन सी है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है, जिसका निर्माण अकबर ने कराया। तो किसने कराया? अकबर ने कराया। दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने कराया या सलीम चिश्ती की दरगाह किसने निर्माण कराया? तो आपको है ना अकबर ने। दीवान खास का निर्माण भी अकबर ने वर्ष 1637 में आगरा के किले में कराया। याद रखना ये दीवान खास 1637 में अकबर के द्वारा आगरा के किले में एक निर्माण कराया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 78वां। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में 25/9/2008 में पूछा गया था। ठीक है, 27 अक्टूबर 1605 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये पूछा है कि 27 अक्टूबर को 1605 में फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, तो ये फिर से बताता हूँ कि ये पूछ रहा है कि 1605 में फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी जिसको आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। तो ये इसका कुछ ये अपने ऑप्शन है। ये है पहला सम्राटगिरी, मुमताज महल, सम्राट शाहजहाँ, सम्राट हुमायूं या सम्राट अकबर। तो क्या रहेगा दोस्तों आंसर इसका? 5 सेकंड सोचिए आप। 78 है क्वेश्चन। इसका दोस्तों आंसर है डी, सम्राट अकबर को 1605 में फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई और उनको आगरा
सिकंदरा में दफना दिया गया। ये देखते हैं इसकी। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी ने सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। याद रखना की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है। सम्राट अकबर ने भारत पर वर्ष 1556 से 1605 तक शासन किया। ठीक है। अकबर 16 वर्ष की उम्र में सम्राट बन गया। तो कितने उम्र में? 16 वर्ष में, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कब से लेके कब तक इसने शासन किया, 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है। सम्राट अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खां था। तो याद रखना इनका प्रधानमंत्री बैरम खां था। ऊपर करता हूँ थोड़ा। सम्राट अकबर ने एक धर्म दीन ए इलाही चलाया। तो इन्होंने कौन सा ये चलाया? सम्राट अकबर ने धर्म दीन ए इलाही। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 79 सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है। देवगिरी, आगरा, लाहौर या हैदराबाद। तो ये पूछ रहा है कि जो 79 पूछ रहा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली को किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया। ठीक है। तो क्या रहेगा दोस्तों 76 का आंसर इसका? दोस्तों इसका आंसर है देवगिरी को स्थानांतरित करने का फैसला किया। इसके को देखते हैं ऑप्शन, सॉरी थ्योरी देखते हैं इसके। तो ये दोस्तों ये रहा ये आंसर देवगिरी। ठीक है। जैसे बताया मैंने। पॉइंट फर्स्ट क्या है? ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को वर्ष 1326 से लेकर 1326 से लेकर 1327 में दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने क्या दिल्ली से देवगिरी तक स्थानांतरित कर दिया। सेकंड क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1325 से वर्ष 1351 तक दिल्ली पर शासन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1325 से लेकर वर्ष 1351 तक दिल्ली पर शासन किया। यह अपने विभिन्न फैसलों के कारण विवादों में रहे। तो अपने कुछ जो उन्होंने फैसले लिए थे वो इनके विवादों में ये रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी। तो क्या रहेगा ये? मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी के स्थानांतरित होने के कारण मुगलों के आक्रमण का भय था। ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी के स्थानांतरित होने के कारण मुगलों को आक्रमण का भय था। ठीक है। इसलिए यह योजना असफल रही। ठीक है। राजधानी को बाद में फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। तो इनको क्या मुगलों को आक्रमण का भय था, इसलिए ठीक है, इसलिए इन्होंने फिर से अपना जो फैसला तो वापस ले लिया और दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रश्न है ये? 80 पर। ठीक है। ये 80 है। 80 ये आरपीएफ असाइम पूछा है 2019 में। इबादत खान कहाँ स्थित है? तो पूछा इबादत खाना कहाँ स्थित है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी, करोल बाग, फिरोजाबाद या दिन पन्हा। तो क्या रहेगा दोस्तों कि इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो ये इबादत खाना स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। देखते हैं क्या है इसका थ्योरी। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना पूजा का स्थान है। वर्ष 1575 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के मध्यात्मिक नेताओं को एक चित्र करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो इसमें पूछा ये इबादत खाना है, ये पूजा स्थल है, याद रखना है। 1575 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और आध्यात्मिक नेताओं को एक चित्र करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। ताकि विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं व नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। ये 81 है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा 2018 में। मध्ययुगीन काल में शर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया? ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। मालवा, जौनपुर, गुजरात या कश्मीर। तो 5 सेकेंड सोच तो क्या है? तो इसका दोस्तों 81 का आंसर है
बी जौनपुर। तो ये मध्ययुगीन काल में शर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया। ठीक है, मध्ययुगीन काल में शकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। ठीक है, इस मस्जिद को शकी राजा वंश के शासक इब्राहिम शाह ने वर्ष 1408 में बनवाया। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ दोस्तों, ये क्या, जौनपुर भारत के एक प्रमुख राज्य में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अटाला मस्जिद जौनपुर के स्थित है। ठीक है, याद रखना है। इस मस्जिद को शर्की राजा वंश शासक इब्राहिम शाह ने वर्ष 1408 में बनवाया है। ठीक है, ये 82 का RPF SI में। किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूछा गया, जो किताब उल रहला है वो किसने लिखी है? ये इब्न बतूता ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बरनी ने या अल बरूनी ने। तो क्या है दोस्तों आंसर? सोचिए आप। तो जो किताब उल रहला है वो इब्न बतूता ने लिखी गई है। ठीक है, लिखी है। इसका देखते हैं कुछ थ्योरी। किताब उल एक मिनट दोस्तों, तो ये फर्स्ट है। किताब उल रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभव को लिखा है। ठीक है, तो अपनी उस बुक में अपनी यात्रा के अनुभव कुछ लिखे हैं। इस पुस्तक के अनुसार, आगे देखते हैं इस पुस्तक के अनुसार क्या, आगे देखते हैं दोस्तों। तो क्या, इब्न बतूता ने लगभग 30 वर्ष तक यात्रा की है। ठीक है, तो आगे का था कि इब्न बतूता है, उसने लगभग 30 वर्ष तक यात्रा की है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 83 है। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती या त्रुपमती। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर? कि जो अहमदनगर की जो राजधानी है, रानी है, उसने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो कौन है रानी वो? तो वो रानी है चांद बीबी। ठीक है, तो इन्होंने अकबर के साथ लड़ाई लड़ी। इसका देखते हैं आगे ये थ्योरी। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चांद बीबी को चांद सुल्तान तथा चांद खातून नामक नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चांद बीबी इनका किस नाम से जाना जाता है? चांद खातून नाम से भी। ठीक है, इसने बीजापुर और अहमदनगर की रक्षित के रूप में शासन किया। ठीक है, तो इसने क्या, जो बीजापुर और अहमदनगर के रक्षिका के रूप में भी शासन किया। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुग़ल सेना ने अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इनको किस लिए जाना जाता है? सम्राट अकबर की मुग़ल सेना के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है ये। RRB NTPC 2021 में हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, ये पूछा दोस्तों 84 क्वेश्चन की हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर? 84 का बताइए। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1584 में लड़ा गया। ठीक है, 1584 में। नेक्स्ट देखते हैं इसका थ्योरी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुग़ल बादशाह अकबर के बीच लड़ा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैंने क्या बताया था इसको। सो दोस्तों ये आंसर जाएगा, ये रहेगा 1576 को लड़ा गया। ठीक है, तो 84 का आंसर क्या है? सी आंसर दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 1576 को लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासन महाराणा प्रताप और मुग़ल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप
पराजित हुए, ठीक है। तो हल्दी घाटी में युद्ध महाराणा प्रताप के पराजित हो गए। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। तो जो अकबर के जो सेना का नेतृत्व किसने किया था? आमेर के राजा मान सिंह, ठीक है। जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला। तो महाराणा प्रताप को किसका सहयोग मिला? भील जनजाति का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 85, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो भारत के कौन था मुगल शासक जिसने अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना खोलने की अनुमति दी, ठीक है। शाहजहाँ ने, बहादुर शाह जफर ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने? तो क्या रहेगा दोस्तों आंसर इसका? तो इसका आंसर का जहांगीर ने मुगल शासक अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी शाहजहाँ ने, ठीक है। सॉरी, जहांगीर ने, ठीक है। डी आंसर। जहांगीर ने अंग्रेजों के सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। वर्ष 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, ठीक है। तो 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम दूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा आया, ठीक है। फिर वो कहाँ आया? जहांगीर से मिलने आगरा आया, ठीक है। वर्ष 1613 को जारी शाही फरमान ने अंग्रेजों को भारत के सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। तो कब अनुमति दी? 1613 में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी, ठीक है, सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कब पूछा गया था दोस्तों? आरआरबी एनटीपीसी में। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर? 86। शाहजहाँ की बेटी ने शाहजहाँ नामाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया, ठीक है। तो शाहजहाँ की बेटी ने शाहजहाँ नाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। तो क्या था? बेगम इशद, गुलबदम बेगम, रोशन आरा या जहां आरा? तो क्या रहेगा दोस्तों आंसर 86 का? तो इसका आंसर है जहां आरा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते थ्योरी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? शाहजहाँ की बेटी जहां आरा। तो नाम रखना है शाहजहाँ की बेटी कौन है? जहां आरा। शाहजहाँ हानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया, ठीक है। शाहजहानाबाद की 18 इमारतों में से 5 निर्माण जहां आरा ने महिलाओं द्वारा कराया, ठीक है। तो इन्होंने 18 में से 5 महिलाओं द्वारा कराया, ठीक है, इमारतें। इसकी सबसे प्रसिद्ध परियोजना चांदनी चौक थी, ठीक। कौन सी? चांदनी चौक, जो पुरानी दिल्ली की जहार दीवारी वाले शहर के मुख्य सड़क थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इन्होंने 18 में से 5 निर्माण कराया शाहजहाँ की बेटी ने जहां आरा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है। याद रखना है इनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजना कौन थी? चांदनी चौक की, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या है। ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो जो बाबर की जो आत्मकथा है, बुक है उनकी बाबरनामा, वो किस भाषा में? कुर्ती भाषा में, पश्तो भाषा में, उर्दू या तुर्की में? तो क्या रहेगा 87 का आंसर? तो इसका आंसर है तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा इसका आंसर। इसकी थ्योरी देखते हैं आगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई। तो जो तुर्की भाषा क्या है? तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं के विस्तार वर्णन किया है, ठीक है। इसका माध्यम से बाबर द्वारा जीवन में लड़े गए युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या युद्ध लड़े, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा ने बाबर द्वारा पानीपत, खानवा, चंदेरी आदि युद्ध के अपनाई गई तुलगमा युद्ध प्रणाली व अन्य युद्ध नीतियों का सही से वर्णन किया गया, ठीक है। तो इन्होंने वर्णन किया अपने युद्धों के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इसका ये 88 प्रश्न।
ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। किस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु के भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, ठीक है। तो जब इनकी ये मृत्यु हो गई तो कौन कौन से मुगल साम्राज्य में सत्ता में आए, कब आए इनके आए, 1705 में, 1706 में, 1707 में, 1708 में। तो क्या रहेगा दोस्तों आंसर, 5 सेकंड इसका 88 का प्रश्न आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 1707 में। इसके देखते हैं कुछ थ्योरी। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासनों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, ठीक है, जिसके कारण पर्शिया के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आए, ठीक है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई दोस्तों, तब काफ़ी मुगल शासक आए और जो पर्शिया कौन, नादिर शाह और अहमद शाह जो अब्दाली आक्रमणी भारत पर इन्होंने आक्रमण करने आए थे, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। जब इनकी जब मृत्यु तो इनका साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और एक भी उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं सका। तो इनके बाद कोई भी इनका राज्य संभाल नहीं सका। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 89 आरआरबी एनटीपीसी पूछा, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, ठीक है। तो प्रश्न फिर से क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन है जो राजा को औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा गया, ठीक है। बहादुर शाह जफर, आदिल शाह, मान सिंह या जय सिंह। तो 86 का आंसर क्या रहेगा, 89 का क्या रहेगा दोस्तों आंसर, इसका आंसर है जय सिंह, ठीक है। तो इनको क्या युद्ध में के लिए भेजा गया, जय सिंह को। औरंगजेब ने 1665 में राजा जय सिंह को छत्रपति, आगे देखते हैं, तो जो बताता हूँ, औरंगजेब ने 1665 में राजा जय सिंह को छत्रपति, आगे देखते हैं, तो ये शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने भेजा। मतलब जो औरंगजेब थे उन्होंने राजा जय सिंह को भेजा किसके साथ लड़ने के लिए, शिवाजी महाराज के साथ लड़ने के लिए, ठीक है। इस युद्ध में राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया और दत्तुपरांत शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि 1665 के लिए विवश कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या, जो जय सिंह इन्होंने महाराणा प्रताप जी को हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1890 देखते हैं, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। तो ये आरआरबी एनटीपी से पूछा, जो मयूर सिंहासन है वो कौन लेकर गया, नादिर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या चंगेज खां। तो क्या रहेगा इसका आंसर, जो भारत में मयूर सिंहासन ले गया। तो इसका आंसर दोस्तों रहेगा ए, नादिर शाह। भारत में मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया, ठीक है। तो जो नादिर शाह है वो मोहम्मद शाह के रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया और इसके बीच करनाल में वर्ष 1739 में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर बंदी बना लिया, ठीक है। तो इसने क्या, मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो एक मिनट दोस्तों, नादिर शाह को ईरान को नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ईरान में इसको क्या, नेपोलियन नाम से जाना जाता है। भारत से जाते हुए वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तक ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। तो कोहिनूर हीरा कौन लेगा दोस्तों, नादिर शाह, ठीक है। और इसने किसको हराया, मोहम्मद शाह रंगीला को भी हराकर बंदी बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 91 आरआरबी एनटीपी से पूछा गया था, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पंडावत के लेखन कौन थे, ठीक है। तो इनके लेखक कौन थे, मुल्ला दाऊद, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद या अमीर खुसरो। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर 91 का
इसका आंसर दोस्तों रहेगा 91 का सी आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, देखते हैं थ्योरी। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पंडावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। पंडावत महाकाव्य चित्तौड़ के महान राजा रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कथा है, जिसमें रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी युद्ध नीतियों आदि निर्मित है। ठीक है, तो इनके जो राजा जो पद्मावती के इनके जो बुद्धि है, सौंदर्य है, इनका युद्ध नीति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पंडावत मनसवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है, जिसने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा रानी पद्मावती के शौहर का वर्णन है। ठीक है, तो जो पंडावत है उन्होंने मनसवी शैली रचित एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, याद रखना ये काव्य है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन कौन सी है? ये पहली है कहरेनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा या अखरावट और आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों पूछा गया था ये 92 क्या है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर या बहादुर शाह द्वितीय? तो क्या रहेगा 92 का आंसर? तो इसका आंसर है भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, या बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसका असली नाम अबू जफर नासुरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। भैया इसका इतना बड़ा नाम था, याद रखना है ये भैया, इसमें पूछ सकता है। ठीक है, इतना बड़ा नाम। बहादुर शाह जफर ने वर्ष 1837 से वर्ष 1857 तक लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। तो कितने 20 साल तक इसने भैया शासन किया है। आगे देखते हैं। वर्ष 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भारत का नेतृत्व अंग्रेजों विरुद्ध किया और अंग्रेजों से हार के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। ठीक है, तो जो वर्ष 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर ने भारत का नेतृत्व और अंग्रेजों के हार के बाद अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 में रंगून में हुई। तो कहाँ भैया इसकी मृत्यु हुई? रंगून में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1862 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 93। तो आरपीएफ ऐसा ही पूछा गया था। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भैया जो फरीद है इनको दूसरे नाम से क्या जाता है, ये भी देख लो। अकबर, शेरशाह, इस्माइली शाह या आदिल शाह? तो क्या रहेगा 93 का आंसर? तो भाई ये फरीद को नाम से आता है बी, शेरशाह। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, बी आंसर दोस्तों इसका आंसर। तो दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेरशाह के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1539 में फरीद खान को शेरशाह की उपाधि सम्मानित किया गया। तो कब इनको सम्मानित किया? 1539 को सम्मानित किया गया। वर्ष 1539 में इसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया। तो भैया चौसा की लड़ाई में इसने हुमायूं को हरा दिया, याद रखना है आपको। और उसके बाद इसने सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि पर धारण की। भैया ये जीत गया, तो भाई ये सम्राट के शेरशाह की उपाधि इसने धारण कर ली। नेक्स्ट देखते इसका लास्ट पॉइंट क्या है। बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। ठीक है, जो बहार खान है उसने फरीद खान को शेरशाह की उपाधि दी। इस सम्मानित किया गया क्योंकि इसने तलवार के एक वार से बाघ को मार डाला था। ठीक है, तो भाई इसने एक तलवार में ही बाघ को मार डाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 894। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में है? भैया पूछा है कि जो शेख सलीम का जो मकबरा है वो कौन से स्टेट में है, शहर में है? दिल्ली में, गोलकुंडा में, फतेहपुर सीकरी में या जूनागढ़ में? तो क्या रहेगा? दिल्ली में, फतेहपुर में है या
गोलकुंडा में है, जूनागढ़। 94 का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए इसका। दोस्तों इसका आंसर है सी आंसर दोस्तों इसका, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका ये फर्स्ट पॉइंट है, शेर सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में स्थित। तो कहाँ, उत्तर प्रदेश फतेहपुर में। शेर सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने कराया। किसने कराया भैया, अकबर ने। शेर सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। क्या थे भाई, सूफी संत थे। नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट क्या है इसका। शेर सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया, भैया ने आशीर्वाद दिया अकबर को, और जल्द ही उनके 3 बेटों में से एक का जन्म हुआ। तो भाई इन्होंने बहुत भारी आशीर्वाद दिया जिसका एक बेटे का जन्म भी हो गया। अकबर ने शेर सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम जहांगीर रखा। तो भाई इन्होंने उनके लिए उन्होंने अगर बेटा पैदा किया है दोस्तों तो फिर उन्होंने उनके सम्मान में जहांगीर का नाम भी रख दिया, ठीक है। अकबर अपने बेटे का नाम क्या, जहांगीर रख दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। तो भैया ये नेक्स्ट प्रश्न है 95, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्य किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया। तो भैया ताजमहल को जो सजावट है उसकी किस वास्तु का तकनीक इस्तेमाल किया गया है। मोज़ेक, रिलीफ, पियंट्रा, ड्यूरा या टेसरे। तो भाई इस कौन सी वास्तु तकनीक है जिसका ताजमहल सजावट का इस्तेमाल किया है। आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर, 5 सेकंड देता हूँ। तो इसका आंसर सी आंसर है, ठीक है, पियट्रा ट्यूरा, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी कुछ ये फर्स्ट थ्योरी क्या है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्य तक पियट्रा ट्यूरा का नामक वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नाम याद रखना है, पियट्रा ट्यूरा, जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, पच्चीकारी। अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थर का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो भाई, इसकी वो मान लो पॉलिश की जाती है जिससे जो छवियाँ हैं पत्थर की बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। काटने और झड़ने की तकनीक के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो काटने और झड़ने के लिए भी इसकी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, पियट्रा ट्यूरा तकनीक का पहली बार उपयोग 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया। तो कहाँ गया, पहली बार 16वीं शताब्दी रोम में किया गया, और बाद में इटली के फ्लोरेंस में इसे तकनीक को विकसित किया गया, ठीक है। तो फिर जब विकसित कहाँ किया, इटली के फ्लोरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका 96, ये आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया। तो पूछा कि शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया है। शालीमार बाग, लाल किला जो दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा या जामा मस्जिद दिल्ली में। तो क्या किसका नहीं करवाया दोस्तों, आंसर बताइए 96 का। तो जो शाहजहां थे उन्होंने जामा मस्जिद थी, इसका आंसर है सी आंसर है, ठीक है। तो जो बुलंद दरवाज़ा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो शाहजहां ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण नहीं कराया, ठीक है। देखते हैं थ्योरी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया है। बुलंद दरवाज़ा का अकबर के गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में वर्ष 1602 में बनवाया। तो किसने बनवाया, ये तो आपको याद रखना है। तो किसने नहीं कराया है, पर ये भी याद रखना है कि किसने बनवाया। आपको ये अगर याद होगा किसने बनवाया है तो दोस्तों ये तो आप बता ही देंगे कि किसने नहीं बनवाया है। तो कब बनवाया, 1602 में। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ये भव्यता का द्वार या गौरव का द्वार है, ठीक है। तो उसका दूसरा नाम क्या है, भव्यता का द्वार या गौरव का द्वार। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। कितनी, 54 मीटर, याद रखनी है आपको। ये एक बार ऊपर करता हूँ मैं। इसका अलावा अन्य इमारतों लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग के साथ साथ मोती मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, हस्तामसाल में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण शाहजहां ने कराया। तो शाहजहां ने ये इतने सारे जो मस्जिद मीनार है दोस्तों ये सब कराया, आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका 97 क्या है, आरआरबी एनटीपीसी। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया। तो इससे पूछा है कि जो ताजमहल का कौन सा समय है जिसमें निर्माण ये किया गया, बताइए। 97 का आंसर है।
तो इसका आंसर दोस्तों बी है, 1632 में, 1632 में, ठीक है, 1632 में ताजमहल का निर्माण कराया गया। इसके देखते हैं कुछ थ्योरी। ताजमहल का परिसर का निर्माण लगभग 1332 में शुरू किया गया और पूर्ण कब कर दिया दोस्तों, ये कर दिया है 1653 में, ठीक है, बनकर तैयार हो गया। तो इसका निर्माण 1632 में और पूरा कब हुआ 1653 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल वर्ष 1631 से वर्ष 1648 तक मध्य निर्मित हुआ है। तो जो यूनेस्को के मुताबिक 1631 से लेकर 1648 तक निर्मित हुआ है, ठीक है, याद रखना है। ये 98वां आरआरबी एनटीपी 2021 में। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश से आधारित है, आधिकारिक निवास था, ठीक है। तो पूछा है कि कर्नाटक का मैसूर पैलेस है, तो वो कौन सा राजवंश का आधिकारिक निवास था, चालुक्य, वाडियार या चोल या पल्लव। तो क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों, 98 का। तो इसका आंसर होता है वाटियार, ठीक है, तो बी आंसर दोस्तों इसका। नेक्स्ट इसकी जो वो देखते हैं थ्योरी, इसका बी आंसर है, मैं बताया था। पहला पॉइंट है कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाटियार राजवंश का आधिकारिक निवास था, ठीक है। वर्ष 1612 में 1612 में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाटियार को राजा की उपाधि दी, ठीक है। तो 1612 में जो विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर कौन सरदार वाटियार को राजा की उपाधि दी, विभूषित किया, ठीक है, इनका क्या विभूषित किया है, ठीक है। कालांत में वाटियार वंश के शासकों को स्वतंत्र रूप से मैसूर पर शासन किया, ठीक है। तो कालांतर में वाटियार वंश के शासकों ने स्वतंत्र मैसूर पर शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये पूछा आरआरबी एनटीपीसी में। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली में संबंधित है, ठीक है। जो तानसेन है वो किस शैली में संबंधित है, 99 प्रश्न है। ध्रुपद, ठुमरी या राग या ख्याल। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर, ये चार ऑप्शन आपके सामने। तो 99 का दोस्तों आंसर है ए ध्रुव। एक मिनट दोस्तों, ये मैं ये लाता हूँ, पेन लाता हूँ। तो ये ध्रुपद, ठीक है। तो जो ध्रुपद है वो मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन की भारतीय संगीत शैली का है, ठीक है। नीचे देखते हैं, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारत संगीत की ध्रुपद गायन शैली में समर्थित गायक थे, ठीक है। तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर और कर्मभूमि रीवा है। तो इनकी कहाँ पैदा हुए, ग्वालियर और कर्मभूमि रीवा। आज यह गुजरी महल संग्रहालय के रूप में जिन्हें संगीत का गौरवशाली परंपरा के शिलालेख मौजूद हैं, ठीक है। तानसेन एक महान संगीतकार थे। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उन अनेक नवरत्नों में से एक थे। किनके, मुगल सम्राट के, अकबर के, ठीक है। अकबर ने ही तानसेन की मियाँ का शीर्षक दिया था। तो जो अकबर ने ही क्या मियाँ का इनको शीर्षक दिया था। ये दोस्तों लास्ट प्रश्न है आज का, 100वां प्रश्न दोस्तों क्या रहेगा, आरआरबी एनटीपीसी से पूछा गया था। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी जो भी मेरी दोस्तों वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। और दोस्तों अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए अगर वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अपने भाई बहन को दोस्तों बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए। तो 100वां प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक नहीं है, तो पहला है सफदरगंज का मकबरा, ताजमहल का, बड़ा इमाम बाड़ा का या सारनाथ स्तूप, ठीक है। तो क्या नहीं है दोस्तों, इसका आंसर ए सफदरगंज का मकबरा जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका वो देख लेते हैं थ्योरी। सफदरगंज का मकबरा उत्तर प्रदेश में ना होकर दिल्ली में स्थित है। तो कहाँ है ये दोस्तों, ये दिल्ली में है। यह मकबरा दिल्ली का प्रसिद्ध इमारत में से एक है। क्या प्रसिद्ध इमारत है ये, सफदरगंज का मकबरा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की स्मृति ने नवाब शुजाऊ उद्दौल ने वर्ष
1754 में बनवाया था। यहाँ उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। तो उनकी जो ये है शुजाऊ दौल, इन्होंने वर्ष 1754 में अपनी बेगम की कब्र बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छी लग रही दोस्तों तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अच्छी नहीं लग रही तो सर डिसलाइक भी कर दीजिए। और जो भी दोस्तों क्वेश्चन है आपके तो आप दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने दोस्त को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।